कोई और ज्वाइन करेगा बेटा? हम स्टार्ट कर दें। बीच में जहां भी दिक्कत लगे बेटा बोल के बता दिया करो। कई बार तुम लोग मैसेज करते हो, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ साथ साथ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम करने के बाद, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स करने के बाद, हमने स्टार्ट किया था ब्रीदिंग मैकेनिज्म। जब आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखना आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यही बनता है अब तक का, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद ये कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। आपको मैंने डायग्राम दिखाया इमेज में, ये वाला डायग्राम बना सकते हो या ये वाला डायग्राम बना सकते हो, जो भी तुम्हें इजी लगे। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। नॉस्ट्रल्स को, नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स का स्ट्रक्चर, राइट और लेफ्ट में क्या डिफरेंस है, डायफ्राम क्या काम करती है, मेन मेन चीजें ही आपको एक्सप्लेन करनी होती हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का इतना जो पार्ट होता है ना बेटा, नोज से लेकर ट्रैकिया तक, ठीक है, इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको उस दिन एनिमेशन दिखाना जो शुरू किया था, उसमें वो अभी आपको बताएंगे कि दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ये शुरू होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें सबसे मेन समझना यही है। चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर जो है हमारी बॉडी के अंदर आती है, दिस इज नोन एज दी इनहेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर हम बाहर निकालते हैं, दिस इज नोन एज दी एक्सहेलेशन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी अनुलोम विलोम। योगा करते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं टेक अ डीप ब्रेथ, अंदर सांस लो फिर बाहर छोड़ो, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसको दूसरे नाम से जानते हैं बेटा, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इनका मतलब होता है अंदर आना, एक्स का मतलब है यहाँ पे बाहर निकलना। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आप गैसेस को अंदर लेते हो, सांस लेते हो, वो आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है बेटा, इसमें एनर्जी जो है वो यूज होती है। लेकिन जब आप गैस बाहर निकालते हो, सांस बाहर छोड़ते हो, तब आपका जो एटीपी कंजप्शन है तब नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं कि ये तो पैसिव प्रोसेस है। तो इन दोनों लाइन से आपको पता लगता है कि आपको एनर्जी कहाँ खर्च करनी है, जब आपको सांस लेनी पड़ती है, जब आप एयर इनसाइड मतलब अंदर लेते हो लंग्स में। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको कल भी बताया था, लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, चेस्ट रीजन में टाइटली पैक्ड होते हैं। इनका अपना कोई मस्कुलेचर नहीं होता। ठीक है, तो ये दो मसल्स होते हैं, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नंबर वन दिस एंड नंबर टू दिस, ये दो मसल्स हैं बेटा, जो फेफड़ों को फैलने में और सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखा चुकी हूँ, खुद भी फील कर सकते हो। ब्रीद इन ब्रीद आउट करके देखो। जब आप सांस अंदर लेते हो, लंग चेस्ट एकदम बाहर की तरफ फैलती है। जब आप सांस छोड़ते हो, रिलैक्स करते हो, तो एकदम लंग्स अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो कुछ मसल्स हैं जो इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अपना इनका कोई मस्कुलेचर नहीं है, ये दोनों मसल लंग्स के नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी ये लंग्स के एक्सपेंशन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। मैं फास्ट तो नहीं हूँ, समझ आ रहा है इतना? इंटरैक्ट करो बेटा, बोल के बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। अब जो डायाफ्राम होती है ये डोम शेप्ड होती है। डोम शेप्ड होता है जैसे मंदिर में जो बेल्स लगी होती हैं, इसको हम कहते हैं डोम। मंदिर की जो शेप होती है ऊपर से डोम शेप्ड होती है ये। ठीक है, आपको ये दो मसल्स ध्यान रखने हैं, फ्रेनिक मसल और इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, अब आप सोचोगे मैंने यहाँ तो डायाफ्राम लिखा था, वही बात है, डायाफ्राम का ही ये मसल है फ्रेनिक, और एक है इंटरकोस्टल मसल। लंग्स का अपने बिल्कुल उसको स्टोरी की तरह समझो, कि जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं, राइट। अब ये करने के लिए लंग्स का अपना मस्कुलेचर तो है ही नहीं, दो मसल्स हैं, फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल मसल, जो इस काम को करने में हेल्प करते हैं। हमारी चेस्ट में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं रिब्स के। ये देखो तुम ध्यान से इन दिस डायग्राम, ये रिब्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, जिसके अंदर हमारे लंग्स अंदर
सेफली होते हैं रखे हुए। ये आपका ट्रैकिया है, पिंक पिंक एरिया दिख रहा है ना, मरून मरून सा, ये लंग्स है। लंग्स को रिब केज में रखा है। चेस्ट में थोड़ी बहुत भी चोट लग जाएगी तो डायरेक्टली लंग्स डैमेज नहीं होते। ये रिब पसलियां जिसको बोलते हो, ये रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है। इन रिब्स के बीच में बेटा ये रिब है, ये रिब है एक, फिर ये रिब है ग्रे कलर की, फिर ये एक रिब है। इनके बीच में ये वाला जो मसल है ना, दिस मसल इज नोन एज द इंटरकोस्टल मसल। ऐसे है ना, ये रिब है, फिर एक और रिब है, फिर एक और, फिर एक और। इन रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि ये एक लंग है राइट वाला, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट लंग, थोड़ा सा पतला छोटा होता है। नीचे डॉम शेप डायाफ्राम है, ठीक है। कहते हैं कि डायाफ्राम के पेरिफ्री पर, आप इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा इसको, ठीक है। ये वाले मसल जो होते हैं, दीज आर दी फ्रेनिक मसल्स। इनको आप डिफाइन कैसे करते हो? फ्रेनिक मसल्स डायाफ्राम के पेरिफेरल पार्ट पे होते हैं, लंग्स को जोड़ के रखते हैं। अब आप जस्ट इमेजिन, मान लो ये रबड़ है, ये अगर खींचेगा तो ये सीधी हो जाएगी, ऐसे सीधी हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये वाले मसल्स फ्रेनिक, और ये जो रिब्स के बीच में मसल है इंटरकोस्टल मसल, इंटर कोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स हैं जिसकी वजह से लंग्स एक्सपैंड भी करते हैं और रिलैक्स भी करते हैं। हम सांस अंदर भी लेते हैं और सांस हम बाहर छोड़ भी सकते हैं। तो वही बात आ गई, लंग्स का अपना मस्कुलेचर नहीं है। अब ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है, छोटी सी स्टोरी तुम्हें लर्न करनी है। आप डायग्राम बना सकते हो कि ये रिब्स हैं, रिब्स के बीच में मसल होते हैं, दीज मसल्स आर नोन एज दी इंटरकोस्टल मसल। ये आपने समझ लिया। एक डायफ्राम मैंने यहाँ सीधी दिखाई है, इसके पेरिफेरी, पेरिफेरी पे पीछे, पेरिफेरी का मतलब होता है पीछे पीछे वाला हिस्सा, एज वाला, यहाँ पे मसल होते हैं फ्रेनिक मसल। सारा इन दो मसल्स का खेल है। आप इनहेलेशन कैसे करते हो, कैसे लिखोगे? पहला स्टेप, सबसे पहले फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, डायाफ्राम को पीछे खींचते हैं। डायाफ्राम जो पहले डोम शेप थी ऐसी, अब वो कैसी हो गई है? स्ट्रेट। अब कोई चीज जब स्ट्रेट हुई तो ऊपर का वॉल्यूम बढ़ गया। सोचो पहले इतनी जगह थी, जब वो खिंच के नीचे आई तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का बढ़ गया, ठीक है। अब साथ ही साथ रिब्स भी बाहर निकल गए। जब आप सांस लेते हो, फील करो आपकी चेस्ट बाहर की ओर आती है, फूलते हैं आपके फेफड़े। तो कहते हैं कि व्हेन इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, द रिब केज मूव्स अप, चेस्ट बाहर की तरफ खींचती है, ठीक है। यहाँ आपका मतलब हमारे मुंह की तरफ नहीं है, आपका मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है। विच अगेन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ये मसल नीचे से खींच के वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, रिब केज बाहर की तरफ खींच के वॉल्यूम बढ़ाता है। कुल मिला के लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है, -2 to -6 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको हम, ये यूनिट है प्रेशर को मापने की। और अब तुम्हें इस चैप्टर में एक बात को गांठ बांध लेना है कि जो भी गैस होगी या एयर होगी, ठीक है, इसकी जो मूवमेंट होती है, इट मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। जैसे आप डेंसिटी में पढ़ते हो ना बेटा, कि कोई भी सब्सटेंस होता है अपनी हायर डिफ्यूजन में पढ़ते हो, सॉरी, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। अब आपको ये चीज यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी है कि चाहे गैस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, और सिंपली यू कैन से एयर, ये हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब इस चीज को ध्यान से समझो कि लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, ठीक है। लंग का जो वॉल्यूम है वो, थोरेसिक कैविटी आप कह सकते हो, इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। जो डायफ्राम नॉर्मली ऐसे डोम शेप्ड होती थी वो सीधी हो गई है, वॉल्यूम बढ़ गया। साथ में यहाँ जो रिब केज थे इसके लंग्स के ऊपर, ये बाहर की तरफ निकल आए हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। प्रेशर डिक्रीजेस -4 to -6 mmHg। और ये एक रूल है बेटा कि एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी। एक तो फ्रेनिक मसल खिंच गए, इन्होंने डायफ्राम को नीचे कर दिया, आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। एक ये रिब केज बाहर आ गया, आपकी चेस्ट बाहर की तरफ निकल आई, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ। अब
बाहर के एटमॉस्फेयर में ऑब्वियसली प्रेशर ज्यादा है, अंदर नेगेटिव है तो बाहर तो ज्यादा है ही है। एयर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, नाक से अंदर की तरफ आएगी, सक्शन का काम करेगी, खींचने का काम करेगी। ठीक है, तो यही सारा लिखा है। इनहेलेशन में क्या होता है आपके, सबसे पहले फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फ्रेनिक मसल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए कि डायफ्राम के किनारे पे एक मसल होते हैं जो लंग्स को अटैच करके रखते हैं। ये जैसे ही खींचेंगे ना मसल्स, डायफ्राम सीधी हो जाएगी। ये सीधी होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा लंग्स का, राइट। ऐसे ही जब आप सांस लोगे, आपका जो रिब केज है वो फैलता है। ठीक है, रिब केज फैलता है जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। ये दोनों चीजों ने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ते ही अंदर का प्रेशर कम हो गया। ये बात हमेशा के लिए ये याद रख लो, आगे काम आएगी। एयर मूव फ्रॉम दी हाई टू लो प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर से कहाँ गई, लंग्स के अंदर। यही हमने काम किया, हमने जोर से सांस ली, लंग्स हमारे फैले, चेस्ट हमारी बाहर की तरफ आई बिकॉज ऑफ दी फ्रैनिक मसल्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, और हमने जो हवा है वो अंदर खींच ली। ठीक है, अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। इस सारे प्रोसेस में बेटा एनर्जी यूज होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एटीपी खर्च होता है। एटीपी कैसे बनता है, जब रेस्पिरेशन होती है सेल्स के अंदर। एक्सहेलेशन में क्या होता है, सब कुछ उल्टा, सब रिवर्स में आ जाओ। फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अब क्या होगा कि फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ये लंग है राइट वाला, दिस इज द लेफ्ट लंग। अब डायाफ्राम वापस अपनी पोजीशन में आ गई। इन दोनों में गैप को समझो, ये एरिया बढ़ गया था, इसने इसको खींचा था, जैसे रबर रबर है, जैसे हमने खींच के ये वाला एरिया बढ़ा दिया। अब ये वापस अपनी जगह पे चली गई। फ्रेनिक मसल्स क्या हो गए, यहाँ पे रिलैक्स हो गए, वॉल्यूम घट गया, रिब केज भी वापस अपनी पोजीशन पे गया। जब आप सांस को छोड़ते हो तो आपके फेफड़े एकदम से रिलैक्स करते हैं, चेस्ट आपकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। फ्रेनिक मसल्स रिलैक्स करेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे। जब ये दोनों रिलैक्स करेंगे तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो वापस से डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब क्या होता है, हमें हमें तो ये रूल पता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्या होगा, हवा फेफड़ों से बाहर निकलेगी एटमॉस्फेयर में, दिस इज नोन एज दी एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम पे मसल रिलैक्स हुए, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हुई, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज दी पैसिव प्रोसेस। लेकिन इनहेलेशन के टाइम पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, एनर्जी खर्च हुई थी, दैट इज व्हाई इनहेलेशन इज नोन एज दी एक्टिव प्रोसेस। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना है, आई हैव मेंशन्ड इन द नोट्स कि सी द डायग्राम दिस दिस दिस, इस तरह से मैंने लिखा 17.2। आप ये डायग्राम भी बना सकते हो बड़े आराम से। ये एरिया जो है ना बेटा, ये आपके लंग्स है। ठीक है, ये वाला एरिया आपका डायफ्राम है। जब आप क्या कर रहे हो, ये अब यहाँ पे इन्होंने बताया है, दिस इज द इनहेलेशन। इनहेलेशन में तुम अपने तरीके से मेंशन करना कि भैया जब इनहेलेशन होती है उस टाइम पे एनर्जी खर्च होती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे एटीपी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। यहाँ पे आपके जो फ्रेनिक मसल्स हैं और आपके जो इंटरकोस्टल मसल है, ये दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फ्रेनिक मसल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे। यहाँ पे आपकी डायफ्राम खिंच के सीधी हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया था। यहाँ आपकी डायफ्राम वापस डॉम शेप्ड हो गई, वॉल्यूम घट गया। इस अगर आपको इनहेलेशन समझ में आ जाती है, जस्ट उसका रिवर्स आपको लिखना होता है एक्सहेलेशन में। यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई, यहां तक क्लियर है? यस मैम। किसी ने लेट ज्वाइन Yes, किया है, बीच में रह गया है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ये छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लियर हो जाना चाहिए। रिपीट करूं, एक हेल्दी पर्सन 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये 12 से 16 बार का मतलब है इनहेलेशन एक्सहेलेशन मिला के। ठीक है, 12 बार सांस लेता है, 12 बार सांस छोड़ता है। क्लियर है? आगे कराओ, जैसे क्लास में yes मैम। बीच बीच में बोला करो बेटा, तुम्हारा ही बेनिफिट है। स्लो हूं फास्ट हूं जैसा है बताया करो।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। उसमें अभी हमने क्या समझा है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है। इफ समबडी आस्क यू कि आप कैसे ब्रीथ करते हो, कैसे आपके फेफड़े बाहर की तरफ एक्सपैंड कर जाते हैं, कैसे आपके लंग्स अंदर की तरफ चले जाते हैं, कौन से मसल्स मदद करते हैं, ठीक है, एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, कौन से प्रोसेस में आपकी एनर्जी लग रही है और कौन से प्रोसेस में आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है, वो सारा आप किस में लिखते हो, ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने ब्रीथ तो कर लिया, ब्रीद इन ब्रीद आउट सीख लिया आपने कैसे करना है। अब ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन रिच रेयर एयर जो है वो एल्वेलाई में आई है। अभी तक हमने ये समझा कि हमारे जो फेफड़े हैं वो सांस कैसे लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सांस ली, हवा अंदर आई, अब गैसियस एक्सचेंज कैसे हुआ। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है हमारी नॉस्ट्रिल्स होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर है, हमने सांस ली, नॉस्ट्रिल्स में आ गई, नॉस्ट्रिल से कहाँ गई वो, नेजल चैम्बर के अंदर गई, ठीक है। नेजल चैम्बर से वो कहाँ आई थी, लैरिंग्स के अंदर। हम यहाँ फेरिंग्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, फेरिंग्स से ही आई थी वो, ठीक है। अब फिर वो कहाँ आई थी, ट्रैकिया में। ट्रैकिया सबको ध्यान होगा, ट्रैकिया आगे डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर। तो उस हिसाब से जो हवा है वो हमारे राइट और लेफ्ट लंग दोनों को पहुंच चुकी है, ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग को दोनों को पहुंच चुकी है, मतलब हमारे एल्वेलाई में आ चुकी है। हमारे राइट वाले लंग में भी और लेफ्ट वाले लंग के भी एल्वेलाई को एयर मिल चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एल्वेलाई ऐसे दिखाई देते हैं, यूं, मैंने बताया था बलून्स की तरह पाउचेस होते हैं लंग्स के अंदर, दे आर बलून लाइक पाउचेस, ठीक है। अब इसमें खूब सारी एयर आ चुकी है सब, और ये एयर मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ चुकी है। अब इस ऑक्सीजन को ब्लड ले जाएगा, ऑब्वियसली ब्लड ले जाएगा। क्या ऐसा सभी सुना है, एल्यूलाई घूम घूम के जाएंगी, किडनी को ऑक्सीजन देके आएंगी, हार्ट को पहुंचाएंगी, आपके लीवर को पहुंचाएंगी, आपके स्टमक को पहुंचाएंगी, आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल्स को पहुंचाएंगी। इज इट लाइक दैट कि ये जाएंगी, नहीं। कनेक्टिंग लिंक कौन है, ब्लड। अब हमारी नाक ने एक काम कर दिया, एटमॉस्फेयर से एयर लेके एल्वेलाई तक पहुंचा दी, ब्रीथ कर लिया हमने, इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर लिया, जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। अब हमको ये चीज समझनी है पहले कि ये कैसे हुआ, एल्वेलाई से ऑक्सीजन को ब्लड ने उठाया कैसे, ठीक है। फिर ब्लड किसको देगा, टिश्यू को। फिर हम ये सोच समझेंगे कि ब्लड से टिश्यू ने कैसे उठाई, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज। और फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे टिश्यू लेवल पर, ठीक है। हमें ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग मी, यहाँ तक क्लियर है कि हवा एल्वेलाई तक आ चुकी है, ऑक्सीजन एल्वेलाई तक आ चुकी है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को पिक कौन करेगा, आप, ब्लड। ब्लड किसको देगा फिर, टिश्यूज को। ब्लड में सबको पता है एक पिगमेंट होता है, दैट इज नोन एज दी hemoglobin. We human beings, we are having a respiratory pigment which is known as the hemoglobin, ठीक है। ये अब ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएगा, वापस भी यही प्रोसेस चलेगा। इसके पास CO2 ज्यादा है, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये वापस यहाँ तक पहुंचाएगी। ये प्रोसेस रिवर्स भी चलेगा। अभी तक तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जा रही है, फिर हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बाहर निकलती है हमारी। हम इस चैप्टर में इतना ही समझेंगे कि एक्चुअली बाहर से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक कैसे आई, फिर हम समझेंगे कि इसने CO2 बाहर कैसे निकाली, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्वेलाई से जो ब्लड है वो ऑक्सीजन पिक कैसे करता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप 2 पॉइंट्स में पढ़ोगे। द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज एंड नेक्स्ट वन इज टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आ जाता है बेटा, इसका मतलब होता है लंग्स, लंग्स के बीच में एंड ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज कैसे है, यहां हम पढ़ेंगे। फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है, मैंने यहां समझाया ना आपको। नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड एल्वेलाई। एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ चुके, आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन से भर चुके हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को वहां तक तो हमें नहीं रखना ना, उस ऑक्सीजन को ब्लड पिक करेगा, ब्लड लेके जाएगा। तो दिस इज नोन एज दी पल्मोनरी
गैसियस एक्सचेंज। एक तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये कैसे हुआ, फिर हम पढ़ेंगे टिश्यू लेवल गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, हमने अब ये 2 पॉइंट क्लियर करने हैं कि एल्वेलाई से ब्लड ने ऑक्सीजन कैसे ली और टिश्यू ने फिर ब्लड से कैसे ली। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर, जिसको मैंने पूरे नोट्स में पीपी से डिनोट किया, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड व्हेनेवर यू रीड दिस एब्रिविएशन पीपी, partial pressure. It is defined as the pressure exerted by a gas in a mixture of gases irrespective of the concentration of the other gas. ये तो होगी बायोलॉजी का डेफिनेशन। अब मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ। बहुत सारा मिक्सचर है गैसेस का, ठीक है, तो ये कहते हैं कि मिक्सचर है गैसेस का, उसमें मान लो ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, बाकी गैसेस उसको कोई मतलब नहीं है। It is defined as the pressure exerted by the gas in a mixture of gases. मिक्सचर है गैसेस का, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं। हम एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर गैसेस, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। दैट प्रेशर इज नोन एज द पार्शियल प्रेशर। और हर गैस का एक कुछ पार्शियल प्रेशर होता ही होता है। ये हमारे लिए बहुत अहम होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने उस रूल को फॉलो करना है कि गैसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर। इस चीज को अपनी बुक में, अपने नोट्स में बड़ा बड़ा करके लिख लेना, कि जो बार बार अब ये तुम्हारे लाइन काम आएगी। गैस ऑलवेज moves from a region of its high partial pressure to its low partial pressure। मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर 50 है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये हमें इस चीज को ध्यान रखना है, पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझ लो, और ये मूवमेंट कैसे होती है ये ध्यान रखना है। हम पढ़ने जा रहे हैं पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। लंग्स तक आ चुकी है ऑक्सीजन, ब्लड कैसे उसको उठा के लेके जाएगा, वहां से कैसे पिक करेगा, ये हम पढ़ेंगे। तो अब तुम्हें उससे पहले क्या करना है कि एक मैंने यहाँ पे तुम्हें इजी करने के लिए टेबल बनाई है, ये तुम्हें वैसे भी याद होनी चाहिए टेबल। ठीक है, ये गैस, ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब ये गैस का नाम है। एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर कितना है, एल्वेलाई में उसका प्रेशर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका प्रेशर कितना है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में उसका प्रेशर कितना है। प्लीज इग्नोर दीज लाइंस, इसका अभी तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, इसको भी चाहे नोट भी मत करना। कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, टेबल तुम बना लेना। ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना है, ठीक है, 159। ऑक्सीजन का एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है, 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो गंदा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, जिसमें आप मतलब जो आपका प्योर नहीं है, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम से पता लग रहा है बेटा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, जो आपके लिए अच्छा ब्लड है, प्योर ब्लड है। ठीक है, उसके बाद टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमारी बॉडी में हर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर अलग अलग पाएगा आपको, तो आप ये स्टैंडर्ड नहीं कह सकते। मैंने जनरली 20-40 मान लिया, हर टिश्यू में अलग अलग पाएगा। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। इस टॉपिक को समझने से पहले तुम्हें ये मूंजवानी याद होना चाहिए, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर कितना है, एल्वेलाई में कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यू में कितना है। ये हम एक जनरल वैल्यू ले रहे हैं, और ये डिफरेंट होती है हर टिश्यू में, ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, और एक रूल को हमेशा याद रखना, गैसेस डिफ्यूजेस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तुम्हें ये लाइन याद हो जाए और तुम्हें ये टेबल याद हो जाए, तुम बहुत अच्छे से इसको खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। यहां तक मैं क्लियर हूं सबको? एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस मैम। या चले गए हो? यस मैम, मैम यही है नहीं।
बताया करो ना साथ साथ बेटा। तो पल्मोनरी गैसियस एक्सचेंज को पहले तो अपने आप को खूब अलर्ट के साथ बैठाओ कि बहुत इंटरेस्टिंग है, खूब अच्छे से समझ में आने वाला है, तभी अच्छा लगेगा तुम्हें टॉपिक। इस डायग्राम में पूरी स्टोरी है। मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, इसको इंटरेस्ट के साथ समझना, फिर लिख तो तुम खुद भी पाओगी। ठीक है, ये बनाया गया है, ये ब्लू कलर से जो इन्होंने इंडिकेट किया है, दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जो रेड कलर से इंडिकेट किया है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन रिच। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होगा, इसका उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन जो हो वो लेस हो, और यू कैन से जिसमें CO2 हो वो क्या हो, मोर। पहले तो तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये नीला और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा एयर में ऑक्सीजन का, आप नॉर्मल बैठे हो, अभी हमने सांस लेना शुरू किया है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mm, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 mm, ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे। तो एक रूल क्या कहता है कि जो गैस होती है दैट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो भाई समझ लो एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन जो है वो आ गई, ऐसा ही करना था, फेफड़ों ने ऑक्सीजन को लेना था। ठीक है, ले लिया। अब यहाँ आ जाओ, अब ये वाला जो है आपका, यहाँ पे आपका ये पल्मोनरी जो वेन होती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, एक मेडिकल स्टूडेंट को ये चीज पता होनी चाहिए। हार्ट के अंदर हमारी बॉडी में जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है यहाँ पे लंग्स के अंदर। ये फिक्स रहता है खुशी, 159 का 157, 158 हो सकता है, 104 का 103 हो सकता है, मोर और लेस ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, ये ऐसे की ऐसे ही रहेंगी। मैं यहां से तुम्हें समझाती हूँ। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है वो जो उधर बना हुआ है दोनों सेम है, बस वो थोड़ा सा अच्छा से बना हुआ है, मैंने थोड़ा रफ बनाया है। सबसे पहले यहाँ देखो कि तुम्हें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे मूव करती है, एटमोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ आएगी, आपके लंग्स के अंदर, लंग्स उसको किसको देगा, ब्लड को, ब्लड किसको पास करके आएगा, टिश्यू को। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक उल्टा प्रोसेस चलता है, टिश्यू जो है वो CO2 किसको देंगे, ब्लड को, ब्लड वापस किसको देगा, लंग्स को, लंग्स बाहर कहाँ निकालेंगे, एटमॉस्फेयर में। तुम बड़ा सिंपल सा इसको समझ लो, जब तुम सांस लेते हो तो तुमने ऑक्सीजन अंदर लेनी है, लंग्स को देनी है, लंग्स ब्लड को देंगे, ब्लड टिश्यूज को देंगे। ऐसे ही टिश्यू उल्टा काम करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। इसको हमने समझना है कि ये काम होता कैसे है। ठीक है, तो एल्वियोलाई बाहर हमने जो पार्शियल प्रेशर पढ़ा, एल्वियोलर एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर है 104 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो बाहर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, यहाँ तुम पढ़ चुके हो, मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था। बाहर की एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 104। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दो, मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर से लो प्रेशर में आ गई, तो जो लंग्स है वो, ये ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ पहुंच गई, एल्वियोलाई के अंदर। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर 159 था, एल्वियोलाई में इसका 104 है, इसीलिए हाई से लो में आती है, ये एल्वियोलाई में आ गई। अब एल्वियोलाई इसको रख के क्या करेगी, एल्वियोलाई से अब नीचे पहुंच जाओ ब्लड में। ऑलरेडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mm था, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम थी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बेटा, इसके पास CO2 ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और CO2 बहुत ज्यादा है। तो क्या कहता है रूल कि
ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, हाई से लो में जाएगी, ये 104 था। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कितना है 40। अभी मैं जहां जहां मार्क कर रही हूँ सिर्फ वही देखना 40। ये अब ऑक्सीजन पहले यहाँ आई, अब ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गई, चलो जी ये भी ठीक है। ये अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके पास 40 mm ऑक्सीजन थी, बड़ी कम थी, ये ब्लड अब इम्प्योर हो चुका था, इसको ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन मिलते ही ये क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहले डीऑक्सीजनेटेड का प्रेशर था 40, जैसे ही इसने ऑक्सीजन रिसीव की ये प्रेशर बन गया उसका 95 mmHg, और ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आ जाओ नीचे की ओर, ठीक है, टिश्यूज में। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ओनली 30। तो भैया बात क्लियर है, जैसे ही आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg था, लेकिन आपके टिश्यू के पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 30 mmHg, तो इसने उठा के ऑक्सीजन इसको दे दी। ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, इसको हम ट्रैक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा रही है। हमने सांस ली, एटमॉस्फेयर में 159 mmHg प्रेशर था, लेकिन हमारे फेफड़ों में 104 था। हाई से लो में आ गई, खींच ली हमने ऑक्सीजन और एल्विलाई में ले आए हम। अब हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां सिर्फ 40 थी, इसने यहाँ से ऑक्सीजन पिक कर ली क्योंकि हाई से लो में जाती है, अब ये बन गया ऑक्सीजनेटेड। यहाँ आ जाओ रेड वाले एरिया में, 95 हो गया, ये यहाँ से हार्ट से घूमता हुआ जा रहा है ब्लड। ठीक है, अब टिश्यूज में आ जाओ, हमने किसी भी एक टिश्यू की वैल्यू ले ली, टिश्यू में 30 है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, every tissue will have partial pressure of the oxygen less than the oxygenated blood। 95 से कम ही रहेगा, 20, 30, 25, 35 कुछ भी हो सकता है, हर टिश्यू का अलग अलग है, कम रहेगा तभी ये पिक कर पाएगा। तो अब टिश्यू पे ऑक्सीजन आ चुकी है, तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन कैसे बाहर से हमारे टिश्यूज तक पहुंच गई। कुछ नहीं है, सारा पार्शियल प्रेशर का खेल है, ये गैस ऐसे ऐसे मूव कर रही थी। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर उल्टा चलो, टिश्यू में बात करते हैं। इसमें टिश्यू में एक सेकेंड, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये पहले तो ये लाइन याद रख लेना, गैसेस डिफ्यूजेस फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर टू इट्स लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, exchange of the oxygen occur between the alveoli and the blood in initially deoxygenated blood was in the तुम्हें एक तो ये दो डेफिनेशन याद पता होने चाहिए नाम, पल्मोनरी आर्टरी हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, पल्मोनरी वेन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, ये दो ऐसी नसें हैं हमारी बॉडी में जो खून जो है वो हार्ट से फेफड़ों को देती हैं। ये दो ऐसी वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन, दो ऐसी वो वेसल्स कह सकते हो, ब्लड की जो वो है पाइप्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल अगर समझना हो तो, जो लंग्स के साथ अटैच्ड है। ऑक्सीजन जो है वो इस तरह से मूव करती जा रही है, वो आ गई टिश्यू में। कार्बन डाइऑक्साइड ने उल्टा मूव करना है। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, हमने जब ऑक्सीजन की बात की थी तो हमने ऊपर से शुरू किया था, अब हम यहाँ उल्टा बात करते हैं इस डायग्राम में। कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हो चुका है 58 mmHg। मेटाबॉलिज्म के बाद टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 58 mmHg हो गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 45, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी। ये ब्लड ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड है आपका, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यहाँ तक आपका CO2 45 ही है। एल्वियोलाई में आ जाओ, एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, तो CO2 हाई से लो में मूव करेगी। ठीक है, वापस एल्वियोलाई में आ गई। अब बाहर की एयर में CO2 का प्रेशर तो बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है 0.3 mmHg, तो ये अब यहाँ से बाहर निकल आएगी। जब ये बाहर निकलेगी तो ये 0.3 की जगह कितना बन जाएगा 27 mmHg। ठीक है, इस तरह से हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल किया।
कैसे हमने गैसियस एक्सचेंज किया, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। आपको मैंने समझा रही थी कि सिर्फ ये छोटी सी टेबल है, इसमें सारी स्टोरी छुपी हुई है इसकी, इसमें। तो ये पार्शियल प्रेशर पता है ना, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एल्यूलाई में आती है, हाई से लो में, फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है, जैसे ही ऑक्सीजन पिक करता है ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ठीक है, और ये टिश्यू में चला जाता है। बस तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ऐसे उल्टा चलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, और अल्टीमेटली हम उसको एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करते हैं, और हमारा जो गैसियस एक्सचेंज है वो चलता है। कुछ समझ में आया? क्लियर है बेटा? यस मैम। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रिपीट करती हूँ एक बार। मेरी एडवाइस है आपसे, ब्रीदिंग मैकेनिज्म को और इसको अच्छे से समझना, नोट्स में से पढ़ना, इमेजेस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, फिर मैं तुम्हें ये एनिमेशन में दिखाऊंगी। अभी टाइम बाकी है, मैं एनिमेशन दिखा देती हूँ एक बार। एक सेकेंड। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड करता है, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग वो ऊपर वाला है बेटा, नोज, नोस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये सब। ये देखो, मैंने तुम्हें ये समझाया था ना, जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमारा ये फेफड़े ऐसे ऊपर नीचे की ओर फैलते हैं और एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ये जो रिब्स देख रहे हो, ये हमारी रिब केज है। बहुत जो पतला बंदा होगा ना, बहुत लीन होगा, उसमें ध्यान से देखना, ये हड्डियां नजर भी आती हैं, मतलब फील होती हैं। ये रिब केज है, इसके अंदर हमारे लंग्स हैं। Let's study respiration in detail. Respiration involves breathing. Inspiration involves taking in air from the atmosphere inside the body. During inspiration, yes, this is what I want you to just see this, कि ये rib cage है। मैं बस टाइम बहुत